जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का SES एकेडमी के YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं भारतीय इतिहास पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और इन प्रश्नों की हमारी जो लेक्चर श्रृंखला चल रही है उसका आज का हमारा दोस्तों ये 36वां लेक्चर है, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अगले चरण को। पहले चरण में हम लोगों ने देखा था कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, और कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1905 तक उदारवादियों के अंतर्गत 20 साल कांग्रेस का नेतृत्व होता है। और 20 साल के उस नेतृत्व के बाद कहीं ना कहीं उदारवादियों की जो बोल सकते हैं फेमस जो थे, उनकी जो व्यवस्था थी उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली, और बंगाल विभाजन के आंदोलन के साथ ही कहीं ना कहीं उग्रवादियों के हाथ में नेतृत्व आ जाता है। और 1905 से लेकर 1915 तक, और आप इसको ज़्यादा बढ़ाएं तो 1917 तक देख सकते हैं कि भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन जो रहा वो उग्रवादियों के नेतृत्व में आगे बढ़ता है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 35 में हम लोगों ने देखा कैसे उदारवादियों के नेतृत्व में कांग्रेस बढ़ी, राष्ट्रवादी आंदोलन चला। अब आज हम देखेंगे किस प्रकार से उग्रवादियों के नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ती है, उसके कार्यक्रम तय होते हैं और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन जो होता है वो चलता है। ठीक है दोस्तों, ये पूरा सेगमेंट जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, ये MPPSC प्रीलिम्स के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये यूनिट नंबर 2 का पूरा भाग है, जिसमें हम भारतीय इतिहास पर अध्ययन कर रहे हैं। इसके अलावा हम देखें तो जो अन्य भी आपको प्रतियोगी परीक्षाएं दिखती हैं, जिसमें UPSC हो, इसके अलावा MPSI, कांस्टेबल, SSC की एग्जाम देख लें, रेलवे की एग्जाम देख लें, NDA CDS की एग्जाम देखें, इन सभी एग्जाम्स में भी आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जब आप इस लेक्चर को देखते हैं तो आपको एक इंपॉर्टेंट काम करना होता है दोस्तों, वो ये कि लेक्चर को अच्छे से सुनना है, कॉपी पेन लेकर बैठना है। क्यों? जैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया जाता है तो उसको तुरंत नोट कर लीजिए, और नोट करके उसका सिनॉप्सिस टाइप में एक पूरा व्यवस्थित नोट्स बनाइए, जिससे कि एग्जाम के पहले आप उसका आसानी से रिवीजन कर सके। क्लियर? तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए, इसे हम कहते हैं दोस्तों उग्रवादी चरण। मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि भारत में 1885 में आप कांग्रेस को देखते हो, और कांग्रेस जब बनती है तो इसके नेतृत्व की हम बात करते हैं, और इसके नेतृत्व को दोस्तों हम अलग अलग 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला हम बोलते हैं दोस्तों उदारवादी नेतृत्व, दूसरा नेतृत्व जो होता है वो उग्रवादी है, और तीसरा हम यहाँ पर देखते हैं गांधीवादी। ठीक है, अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर अगर हम बात करें दोस्तों 35 में, यहाँ पर देखा था उदारवादी जो नेतृत्व रहा उस पर आधारित जो भी प्रश्न थे उसको हमने डिस्कस किया, जिसमें 1885 से लेकर 1905 तक के जो 20 साल रहे प्रारंभिक कांग्रेस के, उनको हमने कवर कर लिया। अब देखने वाले हैं हम 1905 से 1917 तक बेसिकली। क्या इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं? उग्रवादी चरण देखने वाले हैं, और इस उग्रवादी चरण में हम आगे के लगभग 12 साल देखने वाले हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट सभी घटनाओं को हम लोग देखेंगे। जैसे ये खत्म हो जाता है फिर हम गांधीवादी चरण पे आ जाएंगे, और गांधी जी के अंतर्गत कांग्रेस का नेतृत्व और उसकी पूरी व्यवस्था को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि 1905 से 1917 तक का जो चरण रहा है, उस चरण को आप किस नाम से जानते हैं दोस्तों? उग्रवादी चरण के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि जो कांग्रेस का नेतृत्व रहा है वो उग्रवाद के हाथ में आ गया है। बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है, वो हम लोगों ने बात की थी। बंगाल विभाजन के लिए स्वदेशी आंदोलन होता है। अब ये जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था दोस्तों, यहाँ से कहीं ना कहीं 20 सालों के उदारवादियों के कामों के बाद जब कोई बड़ा निष्कर्ष नहीं निकलता है, और उसके बाद भी अब बंगाल विभाजन जैसा एक निर्णय देखते हैं, तो यहाँ से उग्रवादियों के हाथ में नेतृत्व आता है, वो आंदोलन करते हैं, जिसे हम उग्रवादी आंदोलन के तौर पर जानते हैं। इस उग्रवादी व्यवस्था को दोस्तों आप चरमपंथी भी कहते हैं, इसको आप गरम दल भी कहते हैं, इसको आप कहीं ना कहीं उदारवाद की विपरीत व्यवस्था भी कहते हैं। इसके साथ साथ आप इसको यहाँ ध्यान रखिएगा, हिंसा नहीं होती। इस उग्रवाद में हिंसा की कहीं ना कहीं आवश्यकता नहीं होती थी। उग्रवाद से कहीं ना कहीं आप लोगों को उदारवाद की अपेक्षा प्रोग्राम में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलता है। जब हम उदारवाद की बात करते हैं दोस्तों, मैंने कहा था कि 3 P यहाँ पर प्रेयर, पिटिशन और प्रेस, इन 3 के आधार पर ये काम करने वाली व्यवस्था थी। प्रार्थनाओं के माध्यम से काम करने वाली व्यवस्था थी, याचिकाएं देकर काम करने वाली व्यवस्था थी, प्रेस के माध्यम से काम करने वाली व्यवस्था उदारवादी थी।
उग्रवादियों ने अपने स्टाइल को बदला, इन्होंने अपने लक्ष्य को बदला। उग्रवादी जो थे इन्होंने अपना लक्ष्य बदला। इनका लक्ष्य जो है वो अब स्वशासन से स्वराज हो गया था। स्वशासन से क्या हो गया? स्वराज हो गया। मतलब जब आप उदारवादियों के लक्ष्य को देखते हो दोस्तों तो आपको दिखाई पड़ेगा कि वो उदारवादियों का लक्ष्य था स्वशासन। उनका स्वशासन का मतलब क्या? एक बड़ा गोला और एक छोटा गोला। यहाँ पर भारतीय होंगे, यहाँ पर अंग्रेज होंगे। इस प्रकार की व्यवस्था जो है वो उदारवादी मांग कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर उग्रवादियों ने कहा कि हमें तो स्वराज चाहिए, खुद का राज चाहिए, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर हिंसा की बात इन्होंने नहीं की। हिंसा की बात नहीं की तो फिर इनके साधन क्या थे? तो याद रखिएगा, गैर संवैधानिक प्रक्रिया पर ये चलते थे। गैर संवैधानिक प्रक्रिया जो है उसको उग्रवादियों ने फॉलो किया था और उदारवादी जो थे वो संवैधानिक प्रक्रिया से चलते थे। तो ये उदारवादी और उग्रवादियों में अंतर रहा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उदारवादियों की असफलता जो है वो उग्रवाद के उत्पत्ति के कारण के तौर पर देखी जाती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के शासन का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसे उग्र राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया था वो क्या था? याद रखिएगा 1905 का बंगाल विभाजन। मैंने इसके बारे में कल डिस्कशन किया था क्या कि कलकत्ता जो था दोस्तों उस समय आपको राजधानी के तौर पर दिखाई पड़ती है, राजकोष मौजूद था यहाँ पर। इसके अलावा ये याद रखिएगा कि जो बंगाल है, बंगाल जो था वो सबसे बड़ा प्रांत एक तरीके से था। अब सबसे बड़ा प्रांत के तौर पर अगर हम देखें बंगाल था तो इसमें कहीं ना कहीं आप देख रहे थे कि आंदोलन का जो केंद्र होता था वो बंगाल होता था। अंग्रेजों ने कहा कि भाई इस केंद्र को तोड़ देना चाहिए। इस केंद्र को तोड़ने के लिए उन्होंने क्या किया? फूट डालो और शासन करो की नीति, फूट डालो व शासन करो की जो नीति है उसको लागू किया। और इसके तहत क्या किया उन्होंने? जो बंगाल है, बंगाल जो है दोस्तों इसके दो भाग कर दिए। कितने भाग कर दिए? दो भाग कर दिए। एक भाग जो था वो पश्चिम बंगाल कर दिया। हमारे देश में आज़ादी के बाद जब हम देखते हैं पश्चिम बंगाल को नाम दिया गया ना, पश्चिम बंगाल क्यों कहते थे? क्योंकि जो बंगाल था उसके दो भाग किए, पश्चिम बंगाल कर दिया और एक कर दिया पूर्वी बंगाल। ये पूर्वी बंगाल जो है वो आज़ादी के बाद पहले पूर्वी पाकिस्तान कहलाया और 1971 में बांग्लादेश के तौर पर ये आपको दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए कि पूर्वी बंगाल जो था मुस्लिम ज़्यादा थे, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की संख्या देखी गई। तो हिंदू और मुसलमानों के इलाके के तौर पर इसको धर्म के आधार पर बांट दिया गया। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आप ये देखते हैं कि मुस्लिम्स को अलग बताने की कोशिश की गई, उनके हित अलग बताने की कोशिश किए गए ताकि ये नीति जो है वो अच्छे से लागू की जा सके और आंदोलन का केंद्र जो है वो खत्म हो जाए। अब यहाँ एक और चीज़ समझिए, कारण क्या बताया? कारण बताया इन्होंने कि भाई क्या? प्रशासन। कारण बताया प्रशासन, ताकि विश्व के सामने एक मैसेज पॉजिटिव जाए कि प्रशासन सही से नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। एक्चुअल में फूट डालो और शासन करो की नीति को कहीं ना कहीं आधार देना, उसको लागू करने की व्यवस्था की तरफ जाना, राजनीतिक एकता को भारतीयों को तोड़ना, ये उद्देश्य था। और इसी उद्देश्य के साथ ही 20 जुलाई को 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई करजन जी के द्वारा। और यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, 16 अक्टूबर को 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का जो निर्णय है उसको लागू कर दिया। इसके लागू होने के बाद ही कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं, लागू तो ठीक है, घोषणा होने के बाद ही पूरे बंगाल में प्रदर्शनों का दौर चालू हो गया। और उन्हीं प्रदर्शनों में एक आप आंदोलन देखते हैं, कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। इस पर हम लोग बात करने वाले हैं आज डिटेल में, ठीक है। ये आंदोलन भी चालू होता है और 16 अक्टूबर को शोक दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। राखी के त्यौहार को रक्षाबंधन दिवस के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को राखी बांधकर एकता दर्शाने की कोशिश करते हैं बंगाल विभाजन के निर्णय के खिलाफ। कहीं ना कहीं ये पूरी व्यवस्था आपको देखने को मिलती है बंगाल विभाजन के समय पे, जो कि घोषणा की गई थी 16 जुलाई 1905 में और निर्णय किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। अब यहाँ एक और चीज़ देखिए कि यहाँ पर जो आंदोलन है, आंदोलन जो था इसका वो व्यापक हो गया था। और ये व्यापक आंदोलन का असर ये देखने को मिला दोस्तों कि 1911 में होता है तीसरा दिल्ली दरबार। ये तीसरा दिल्ली दरबार जो होता है 1911 में, ये तीसरे दिल्ली दरबार के दौरान बंगाल विभाजन के निर्णय को रद्द कर दिया जाता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये बंगाल विभाजन का निर्णय था जो लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में लिया गया था। और इस निर्णय के साथ ही भारत में स्वदेशी आंदोलन चालू हुआ, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार बड़े स्तर पर किया गया था। और कहीं ना कहीं बंगाल विभाजन ने भारत में केंद्र को तोड़ने की बात ये सोच रहे थे,
हुआ ये कि इस निर्णय के बाद भारतीयों में एकता के साथ एक आंदोलन शुरू हो गया। इसी कारण से आपने कहा कि ये करजन के काल का बोल सकते हैं सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य था। इसने भारत के केंद्र को तोड़ने की जगह पर कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता को जन्म दे दिया था, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं था? याद रखिएगा, उग्रवादियों से संबंधित कौन सा साधन नहीं था, तो याद रखिए वो स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन जो है वो उग्रवादियों से संबंधित आंदोलन नहीं था। ये स्वदेशी आंदोलन जो रहा दोस्तों, ये उदारवादी व्यवस्था के तहत आया था, जिसमें दादा भाई नौरोजी आदि ने इसको जोड़ दिया था। और इसके अलावा ये साधन जो है वो उग्रवादियों से संबंधित नहीं था, लेकिन पाश्चात्य शिक्षा का विरोध करना, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, ये इनका साधन था। सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करना तथा शासन तंत्र को अस्त व्यस्त कर देना, ये उग्रवाद का साधन था। इसके अलावा विदेशी वस्तुओं, सरकारी नौकरियों, प्रतिष्ठानों, उपाधियों तथा संस्थानों का बहिष्कार करना, असहयोग करना, ये इनका साधन था। लेकिन स्वदेशी आंदोलन इनका साधन नहीं था। अब स्वदेशी आंदोलन की हम बात करें दोस्तों, तो 7 अगस्त 1905 कलकत्ता में जगह है टाउन हॉल। इस टाउन हॉल से स्वदेशी का प्रारंभ किया गया, स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ किया। और इसी के साथ यहाँ पर याद रखिएगा कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी किया गया। विदेशी वस्तु का यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? बहिष्कार देखने को मिलेगा। ये एक बहुत व्यापक आंदोलन था, पूरे बंगाल के क्षेत्र में ये बहुत बड़े स्तर पर फैलता है दोस्तों, जिसमें जगह जगह पर विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जाती है और हर विदेशी वस्तु का भारत में बहिष्कार कर दिया जाता है। इससे कहीं ना कहीं भारत में स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन और बाकी चीज़ों को बढ़ावा मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बहुत व्यापक दूरगामी परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन इस आंदोलन में सबसे बड़ा प्रभाव जो रहा दोस्तों वो ये कि उस समय के समाज के हर वर्ग ने इसमें अपना योगदान दिया है। बुजुर्ग से लेकर बच्चों तक इस आंदोलन में हर एक व्यक्ति शामिल होता है। खासकर इस आंदोलन में जो बहुत ज़्यादा प्रभावकारी चीज़ रही ना, वो महिलाओं का योगदान रहा। महिलाओं ने अपने हिसाब से स्वतंत्र रूप से इन आंदोलन में शामिल हुए और शराब की दुकानें को बाहर धरने जैसी जो क्रियाएं हैं वो महिलाओं के द्वारा इस आंदोलन में की जाती है। एक प्रकार से हम इस आंदोलन को भारत में पहली बार महिला स्वतंत्रता की दिशा में उठाए गए कदम के तौर पर भी देखते हैं। मतलब एक प्रकार से महिला स्वतंत्रता की तरफ जो आंदोलन होता है उसमें भी आप स्वदेशी आंदोलन को दोस्तों देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं ने बहुत बड़े स्तर पर भाग लिया था और इससे ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं नुकसान होना था दोस्तों। और इससे भारत में स्वावलंबन की जो भावना है दोस्तों वो भी बड़ी है। कैसे बड़ी है? क्योंकि आपने क्या किया है, विदेशी वस्तु का बहिष्कार किया है। अब विदेशी वस्तु का अगर बहिष्कार किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा? देशी वस्तु उपलब्ध करानी पड़ेगी उसको ऑप्शन के तौर पर। इसके लिए आप क्या करेंगे, और जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था में आप उद्योग लगाएंगे। इसका मतलब भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको बूस्ट यहाँ से मिलता है, भारत के लोग स्वावलंबी हो जाते हैं और कहीं ना कहीं जिन चीज़ों की ज़रूरत हमें थी और जो हम विदेशी वस्तु यूज़ करते थे उनकी जगह पर हमने देशी वस्तु का उत्पादन करना शुरू किया। आर्थिक तौर पर हमको यहाँ पर सबलता मिलती है। ये ध्यान रखिएगा, ये स्वदेशी आंदोलन का, बहिष्कार आंदोलन का बहुत बड़ा प्रभाव था। और अंग्रेजों पर इसका एक असर ये होता है कि उनकी वस्तुएं बिकती नहीं तो उनको आर्थिक रूप से नुकसान होता है, जिसका फल होता है कि अंततः स्वदेशी आंदोलन के बाद 1911 में बंगाल विभाजन का निर्णय जो है वो रद्द कर दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में उग्र राष्ट्रवाद के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्रीय की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे, तो वो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक थे, जिन्हें हम भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता के तौर पर जानते हैं। देखिए तिलक जो है दोस्तों, इन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, याद रखिएगा। उग्रवाद के जनक किसको कहते हैं आप? बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। अगर हम तिलक की बात करें दोस्तों तो इनका जन्म हुआ था कब? 1858 में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में कहाँ हुआ था? तो रत्नागिरी में हुआ था, ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें इनके प्रारंभ की दोस्तों, तो प्रारंभ में ये गणित के शिक्षक थे। प्रारंभ में तिलक क्या थे? गणित के शिक्षक थे। गणित के शिक्षक के बाद ये क्या बन गए? कुछ समय तक पत्रकार के तौर पर इन्होंने काम किया। पत्रकार के बाद ये क्या करे? जो फर्ग्यूसन कॉलेज था, फर्ग्यूसन कॉलेज जो था इसके संस्थापक सदस्य थे।
फर्ग्यूसन कॉलेज के संस्थापक सदस्य के तौर पर भी तिलक थे और ये फर्ग्यूसन कॉलेज कहाँ दोस्तों, पुणे में था। ठीक है, इसके बाद याद रखिए 1920 में तिलक की मृत्यु होती है। तिलक को 1908 से 1914 तक 1908 से 1914 तक 6 साल की कैद रही और ये मांडले जेल में बंद भी रहे थे, आप लोगों को ध्यान रखना है। तिलक जो है दोस्तों 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन होता है, इस लखनऊ अधिवेशन में गरम दल और नरम दल, याद रखिए गरम दल और नरम दल जो हैं इनका एकीकरण जो किया गया, एकीकरण बोलने का मतलब कांग्रेस का एकीकरण में इंपॉर्टेंट योगदान रहा किसका, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का रहा। इसके अलावा याद रखिएगा होम रूल की जब हम बात करते हैं, होम रूल की जब हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र के जो क्षेत्र है या हम बात करें उत्तर में होम रूल की गतिविधियां जो चलाई गई 1916 से, तो वो तिलक के नेतृत्व में ही चालू हुई थी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर हम तिलक की किताबी की बात करें दोस्तों, तो किताबों में तिलक ने गीता रहस्य ये किताब लिखी, प्लस वेदों का आर्कटिक घर ये किताब भी तिलक ने लिखी थी। वेदों का आर्कटिक घर ये तिलक की किताब है, गीता रहस्य तिलक की किताब है। तिलक ने क्या किया दोस्तों, जो बोल सकते हैं कि धार्मिक प्रतीक जो है, धार्मिक प्रतीक जो है का राजनीति में प्रयोग किया है। याद रखिए धार्मिक प्रतीकों का राजनीति में जो प्रयोग हुआ है वो किसने किया है, तिलक ने किया था। ये कब किया था दोस्तों, तो याद रखिएगा 1893-94 की बात है, जब हमारे देश में शिवाजी प्लस गणेश, ये शिवाजी और गणेश उत्सव जो है इनको मनाने की व्यवस्था थी। हमारे देश में शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव सार्वजनिक तौर पर मनाने की जो परंपरा है वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। और ये भी याद रखिएगा कि इसलिए मनाए गए थे ताकि लोग बाहर आएँ, बाहर आकर लोग सामाजिक तौर पर एकत्रित हों और उनके बीच में सामाजिक समरसता की स्थापना हो, समन्वय बने, एकता बने, जागरूकता हो और वो एकीकृत होकर समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं, समाज के जो विरोधी लोग हैं, जो अंग्रेज, उनके खिलाफ कदम उठाएं। लेकिन देखिए आप इसकी तुलना उस समय और आज से कर सकते हैं। अगर आप उस समय तिलक के द्वारा शिवाजी और गणेश उत्सव प्रारंभ करने के पीछे उद्देश्य देखें, सामाजिक एकता बढ़ाने, सामाजिक समरसता बढ़ाने, समन्वय बढ़ाने, सबको एक जगह पर इकट्ठा करके कहीं ना कहीं उन तक अपने संदेश पहुंचाना था। आज अगर आप गणेश उत्सव को देखें तो आप देखिए हर गली में, हर नुक्कड़ पर आपको छोटे से टापरा बनाकर वहाँ गणेश जी को बिठाने की व्यवस्था देखते हैं। आप लोग बताइए आप कहाँ सामाजिक एकता देख रहे हैं। मतलब हर गली में अगर आप गणेश जी की मूर्ति प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो रहा है कि एक गली का दूसरी गली से वहमनस्त है। कई सारे लोग आपके इसमें आते नहीं हैं, पूजा में नहीं आते हैं। इसका मतलब ये है कि आज आप सामाजिक समरसता से दूर हैं, समन्वय की आप लोगों में कमी है, इसलिए आपको इस प्रकार से जगह 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 पांडाल देखने को मिलते हैं। अगर समरसता होती, सामाजिक एकता आप दिखाते, तो आप सभी मिलकर एक जगह पर एकत्रित होकर एक जगह पर सामूहिक तौर पर उत्सव सेलिब्रेट करते। लेकिन आज आपको वो सामूहिक तौर पर जो उत्कर्ष जो होता है वो दिखाई नहीं पड़ता, उत्सव को सेलिब्रेशन दिखाई नहीं पड़ता। ये आज हमें समाज में बहुत बड़ी कमी देखने को मिलती है। समय समय पर जितने भी हमारे देश में इस प्रकार के आयोजन होते हैं, उन सभी आयोजनों में हमें ये कमी देखने को मिलती है। खास तौर पर समाज के एक हम कॉलोनी स्तर पर देखें तो आप एकता दर्शा ही नहीं पाते। एक गली के लोगों का दूसरी गली के लोगों के साथ कहीं ना कहीं आपको एकता देखने को ही नहीं मिल रहा। क्यों? कारण ही ये है कि आप अलग अलग जगह पर इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं। होना क्या चाहिए कि पूरी कॉलोनी का एक संगठित एकीकृत रूप में उत्सव मनाया जाना चाहिए। सभी लोग उसमें एक साथ इकट्ठे हों, खुशियां मनाएं, आयोजन करें, खूब धूमधाम हो। वो व्यवस्था में देखने को नहीं मिल रही, जो व्यवस्था उस समय स्टार्ट की गई थी तिलक के समय पर, ये याद रखिए। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं तिलक ही थे जिन्होंने इस प्रकार से व्यवस्था को चालू किया। और तिलक जो है दोस्तों, उन्होंने जो नारा दिया था वो नारा कहीं ना कहीं सबके लिए एक उदाहरण बना, सबके लिए एक प्रतीक बना, सब में जोश भरने का उदाहरण बना। जो नारा दिया था, क्या दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा। ये नारा था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का, याद रखिएगा। इसके अलावा ध्यान रखिए कि तिलक जो थे वो प्रारंभ में शिक्षक थे, बाद में पत्रकार बने। इन्होंने 1890 में कांग्रेस ज्वाइन किया था। 1885 में कांग्रेस बनती है, लेकिन 1890 में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया था और बाद में राष्ट्रवादी विचारधारा को ये फैलाने लगे थे। गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे दोस्तों? तो इन सभी में हम देखें तो लाला हरदयाल जो थे वो गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे। अब ये गदर पार्टी क्या है दोस्तों, याद रखिएगा 1913 में
सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को। ये सैन फ्रांसिस्को कहाँ है दोस्तों? अमेरिका। तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में ये व्यवस्था हमें देखने को मिलती है, जिसमें बोल सकते हैं लाला हरदयाल का इंपॉर्टेंट योगदान रहा। यहां पर गदर पार्टी का गठन हुआ। क्या हुआ? गदर पार्टी का गठन हुआ। ये गदर पार्टी से दोस्तों याद रखिएगा कि गदर पत्रिका का संपादन होता था। किसका? गदर पत्रिका का संपादन होता था। आप चूंकि इससे गदर पत्रिका का संपादन कार्य होता था, इसलिए इनकी पार्टी का नाम भी क्या पड़ गया? गदर पार्टी पड़ गया था। ठीक है। इसके संस्थापक की अगर बात करें दोस्तों, तो इसके संस्थापक थे मोहन सिंह भाकना, मोहन सिंह या कुछ जगह पर सोहन सिंह, सोहन सिंह भाकना। सोहन सिंह भाकना जो थे वो इसके संस्थापक थे। और इसके अलावा याद रखिए कि गदर पत्रिका जो थी इसका ये प्रकाशन करते थे, इसलिए इनकी पार्टी का नाम भी क्या पड़ा? गदर पार्टी। ये जो पत्रिका थी दोस्तों, ये उर्दू प्लस पंजाबी में छपती थी। याद रखिएगा, उर्दू और पंजाबी भाषा में छपती थी। इसके अलावा याद रखिएगा कि मोहन सिंह भाकना जो थे इसके संस्थापक थे। इनमें कुछ और लोगों के नाम आप जोड़ दीजिए कि जैसे केसर सिंह, केसर सिंह जो थे ना इसके उपाध्यक्ष थे। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए केसर सिंह कौन थे, तो इनका संबंध गदर पार्टी से थे, उसके उपाध्यक्ष थे। लाला हरदयाल, लाला हरदयाल जो है दोस्तों, इसको आप याद रखिए कि एक तो ये महासचिव, महासचिव के तौर पर आप इनको देखते हैं, इसको आप महामंत्री के तौर पर भी देखते हैं। इसके अलावा आप बोल सकते हैं लाला ठाकुरदास, लाला ठाकुरदास जो है दोस्तों, उनका भी गदर आंदोलन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। और ये बोल सकते हैं कि इनके संयुक्त सचिव थे। कौन थे ये? तो याद रखिएगा ये संयुक्त सचिव थे, ज्वाइंट सेक्रेटरी के तौर पर आपको लाला ठाकुरदास दिखते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको कोषाध्यक्ष दिखते हैं। कोषाध्यक्ष कौन है दोस्तों? कोषाध्यक्ष थे पंडित काशीराज, पंडित काशीराज जो थे वो कोषाध्यक्ष थे। तो यहाँ पर संस्थापक कौन है, अध्यक्ष कौन है? सोहन सिंह भाकना। केसर सिंह उपाध्यक्ष थे, लाला हरदयाल महासचिव या महामंत्री थे, लाला ठाकुरदास संयुक्त सचिव थे, कोषाध्यक्ष पंडित काशी राज थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इतने सारे लोगों ने मिलकर गदर जो पार्टी उसका बनाया। और इसका जो मुख्यालय था दोस्तों, मुख्यालय जो है वो बनाया युगांतर आश्रम, युगांतर आश्रम जो था इसका मुख्यालय बनाया। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ ले कि गदर पार्टी का मुख्यालय क्या था, तो वो युगांतर आश्रम था। ऐसे इसका एक विज्ञापन जो था दोस्तों, वो विज्ञापन जो था वो छापा इन्होंने। और विज्ञापन में इन्होंने क्या कहा? इनका विज्ञापन छपा था इसलिए कि भारत में लड़ाई के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए सिपाहियों की जरूरत है। देखिए क्या विज्ञापन छपा कि भारत में आपको लड़ाई करना है, आंदोलन चलाना, तो उसके लिए आपको सिपाहियों की जरूरत है। अब सिपाहियों में तनख्वाह क्या होगी? तनख्वाह होगी मौत। क्या बोला? जरूरत है कुछ सिपाहियों की भारत में आंदोलन चलाने के लिए, लड़ाई के लिए या क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए। तो बोले अच्छा क्या मिलेगा? बोले उसकी तनख्वाह होगी मौत। उसकी इनाम क्या होगी? इनाम होगी बोले शहादत। शहादत क्या होगी? उसकी इनाम होगी। पेंशन क्या होगी? बोले पेंशन मिलेगी आज़ादी के तौर पर। पेंशन क्या मिलेगी? आज़ादी। और लड़ाई का मैदान कौन सा होगा? तो मैदान होगा भारत। अब सोचिए कि ये भारत के बाहर के क्रांतिकारी गतिविधियों में था गदर पार्टी, जिसके इतने सारे लोग जो थे वो नेतृत्व कर रहे थे। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि भारत में जो गदर बोल सकते हैं आंदोलन में जो लोग लगे हुए थे उनकी सहायता करना। तो ये गदर पार्टी में जो पत्रिका निकालते थे, उस पत्रिका से जो पैसा आता था उसका एक भाग तो उस पत्रिका के संचालन कार्य में लगाते थे और दूसरा क्रांतिकारियों को हथियार वित्तीय सहायता देने में करते थे। इस प्रकार से इन्होंने भारत के बाहर रहकर क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित किया, क्रांतिकारी गतिविधियों को सहायता की थी। आप लोगों को ध्यान रखना है। किसने? गदर पार्टी ने, जो कि 1913 में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हैं? दोस्तों याद रखिएगा वो थे दोस्तों कौन? तो उनका नाम याद रखें, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। ये खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो थे ये क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न थे और महान क्रांतिकारी के तौर पर आप इन्हें जानते हैं। जिनमें खुदीराम बोस जो थे वो सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले प्रथम शहीद थे, क्रांतिकारी थे। अब देखिए कि मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश जो थे, मुजफ्फरपुर के जो न्यायाधीश था दोस्तों किंगफोर्ड, ये बहुत बदनाम था। किस बात से बदनाम था? कि जो हमारे राष्ट्रवादी लोग होते थे, राजनीतिक लोग होते थे, उनको ये सजा देने के लिए, उनको बंद करने के लिए, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए बहुत ज़्यादा बदनाम था। तो क्रांतिकारी इसे मारना चाहते थे।
क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीयों को बहुत ज़्यादा अपमानित करता था, बहुत ज़्यादा दंडित करता था। अब देखिए क्या हुआ कि इसी खतरे के चलते जब ये इसका ट्रांसफ़र कहाँ हुआ, मुजफ्फरपुर हुआ। इसका ट्रांसफ़र कहाँ हुआ, मुजफ्फरपुर हुआ। जब मुजफ्फरपुर इसका ट्रांसफ़र हो रहा था तो इसकी पूरी गतिविधि को कि ये कब निकलेगा, कब कहाँ जाएगा, इन सब पर क्या कर नज़र रखा गया। अब जब ये निकल रहा था, याद रखिए यूरोपीय क्लब से निकला। कौन निकला, किंग्सफोर्ड, ठीक है। इसका ट्रांसफर हुआ तो ट्रांसफर करके ये कहां जा रहा था, मुजफ्फरपुर, न्यायाधीश के तौर पर। अब जब ये निकला यूरोपीय क्लब से, कब, 30 अप्रैल 1908 को, तो इसकी हर एक गतिविधि पर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो थे वो अध्ययन कर चुके थे। जैसे ये निकला, बाहर निकलते से ही इसकी जो बग्गी थी उस बग्गी पर फेंक दिया गया, बम फेंक दिया गया। जैसे बम फेंका गया सब दूर भगदड़ मच गई, लेकिन किंग्सफोर्ड उस हमले में बच गया, क्योंकि जिस बग्गी पर बम फेंका गया था उसमें किंग्सफोर्ड था ही नहीं। उसमें कौन था दोस्तों, उसमें था एक वकील था। उस वकील की बेटी और पत्नी उसमें मौजूद थी, जिनकी यहाँ पर हत्या हो जाती है, मौत हो जाती है बम फटने से। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी वहां से भाग गए, लेकिन 11 अगस्त को 1908 को खुदीराम बोस को तय तारीख के हिसाब से फांसी की सजा दे दी गई थी, और खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाले क्रांतिकारी बने थे। 1908 में ही बाद में प्रफुल्ल चाकी को भी गिरफ्तार करने के लिए पूरा प्लान बनाया गया। प्रफुल्ल चाकी अंग्रेजों के हाथ नहीं आना चाहते तो उन्होंने अपने रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर जान दे दी थी। इस प्रकार से किंग्सफोर्ड कांड, जिसको हम मुजफ्फरपुर कांड या मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के नाम से जानते हैं दोस्तों, इसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो होते हैं उनकी मौत हो जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, मार्ले मिंटो सुधार को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था दोस्तों, याद रखेंगे 1909। 1909 ये वो समय था जब मार्ले जो है और मिंटो, ये दोनों लोग, अब मार्ले कौन है दोस्तों, ये भारत सचिव हैं, भारत सरकार के सचिव के तौर पर मार्ले थे, और मिंटो कौन थे इस समय, वायसराय थे। तो वायसराय, मिंटो और मार्ले भारत सचिव, इन दोनों ने मिलकर एक कानून का प्रस्ताव बनाया था। उस प्रारूप को जब 1909 में पास किया गया तो उसको 1909 का भारत शासन अधिनियम के तौर पर आप उसको जानते हैं। लेकिन यह इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको मार्ले मिंटो के द्वारा ये प्रस्ताव तैयार था, पास हुआ था, तो इसको मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है। अब देखिए इस मार्ले मिंटो अधिनियम के माध्यम से बहुत सारी व्यवस्थाओं में बदलाव किया गया था। जैसे हम इसमें बात करें तो चुनाव प्रणाली जो है के जो सिद्धांत हैं, इसको भारत में मान्यता, चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में मान्यता दी गई थी, ठीक है। दूसरा यहां पर यह हुआ कि प्रत्यक्ष एवं सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रारंभ होता है, प्रत्यक्ष और सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रारंभ यहां पर होता है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी होती है, कार्यकारिणी जो होती है, इस कार्यकारिणी परिषद जो है, कार्यकारी परिषद जो है का विस्तार हुआ। कार्यकारिणी परिषद का यहां पर क्या देखने को मिला, आपको विस्तार देखने को मिला। और विस्तार में आप ये बोल सकते हैं कि भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला था, भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा भारतीय को प्रतिनिधित्व कब मिला, तो मार्ले मिंटो सुधार के आधार पर मिलता है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में विस्तार करके भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला। इसके अलावा दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि जो केंद्रीय एवं विधान परिषदों के सदस्य थे उनको भी सीमित अधिकार दिए गए थे। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो परिणाम था दोस्तों वो दो तरीके से देखने को मिला। एक तो ये कि कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त किया गया, और याद रखिएगा कि सत्येंद्र सिन्हा जो थे वो पहले व्यक्ति थे जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी जो थी उसमें एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई थी 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के तहत। उसके तहत सत्येंद्र नाथ सिन्हा को इसका सदस्य बनाया था। याद रखिए फिर से कि मार्ले मिंटो सुधार के तहत ही सत्येंद्र नाथ सिन्हा को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया था। ये पहले व्यक्ति थे और ये व्यवस्था 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के तहत की गई थी, ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखिए प्रत्यक्ष निर्वाचन तो ठीक है, लेकिन सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था, मतलब इसमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए गए। ये पृथक निर्वाचन क्षेत्र किस आधार पर थे दोस्तों, सांप्रदायिक आधार पर। ये सांप्रदायिक आधार का मतलब क्या वो भी समझ लीजिए
कि जैसे मान लीजिए हिंदू का एरिया होगा, मुस्लिम का एरिया होगा। अब हिंदू के एरिया में नेता भी कौन होगा, हिंदू होगा, और यहाँ पर वोटर भी कौन होंगे, हिंदू होंगे। वैसे ही मुस्लिम के एरिया डिसाइड कर दिए गए, यहाँ पर नेता भी मुस्लिम होगा और वोटर भी मुस्लिम होंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था जो है वो पृथक निर्वाचन के तौर पर स्थापित की गई। अब देखिए आप इतिहास में 3 एक के बाद एक घटनाएं देखते हैं जिसके तहत आपको दिखाई पड़ता है कि किस प्रकार से भारत में मुसलमानों को पूरी तरीके से अलग करने में अंग्रेजों ने चाल चली और वो इसमें फंस गए और उन्होंने अलग प्रकार की व्यवस्था के लिए बात भी करना शुरू की। जैसे देखिए सबसे पहले आपको देखने को मिला 1905 बंगाल का निर्णय। इस निर्णय के बाद ये भाई बंगाल विभाजन का निर्णय आया। इस निर्णय के बाद 1906 मुस्लिम लीग बनाई गई और 1909 ये सुधार आए। ये तीनों की तीनों घटनाएं 5, 6, 9 में ये पूरी तरीके से भारत में सांप्रदायिकता का कारण बनती है। तो सांप्रदायिकता के बीज अगर आप देखें तो इन घटनाओं से आपको दिखाई पड़ते हैं। और एक अगर इनमें से आपको उत्तर चुनना हो तो 1909 का जो मार्लियामेंटर सुधार था उसको भारत में सांप्रदायिकता के जनक के तौर पर भी जानते हैं, क्योंकि इसने इस समय पृथक निर्वाचन क्षेत्र की जो मांग की थी उसके तहत मुसलमानों की पूरी व्यवस्था को अलग कर दिया था और बाद में वो अपने हित जो है वो हिंदुओं से अलग मानने लगे थे। तो भारत में सांप्रदायिकता के जनक के तौर पर आप मार्लियामेंटर सुधार को देखते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो अरविंद घोष, महर्षि अरविंद घोष जो है दोस्तों ये पहले योगी और दार्शनिक, पहले क्रांतिकारी थे। इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाया और बाद में योगी और दार्शनिक के तौर पर आप इनको देखते हैं। देखिए इनका जन्म जो है वो होता है 1872 में। ठीक है, कहाँ होता है अरविंद घोष का जन्म? तो याद रखिएगा कोलकाता में होता है। इनकी मृत्यु कब होती है? मृत्यु होती है 1950 में, मतलब आज़ादी के बाद 1950 में मृत्यु होती है। कहाँ पर होती है? तो पौंडीचेरी में इनकी मृत्यु होती है। क्या करते थे ये? कवि थे, दार्शनिक थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। इनकी पुस्तक के नाम भी आप लोग याद कर लीजिए, 2 पुस्तक इंपॉर्टेंट है इसमें। एक तो नाम है दोस्तों एसेज ऑन गीता, ये पुस्तक इनकी आई थी 1928 में। दूसरी याद रखिएगा दोस्तों द लाइफ डिवाइन, ये लाइफ डिवाइन भी इनकी पुस्तक थी जो 1940 में आई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि ये क्रांतिकारी के तौर पर थे, इन्होंने लंबा आंदोलन चलाया। उसके बाद ये योगी और दार्शनिक की भूमिका में आपको दिखते हैं। इनके पिता जो थे ना दोस्तों वो डॉक्टर थे, पिता डॉक्टर थे। इन्हें कम उम्र में ही पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया गया। इंग्लैंड गए, इंग्लैंड में इन्होंने पढ़ाई वगैरह सब की। वहाँ जाकर ये मिलते हैं बड़ौदा के महाराजा से। बड़ौदा के जो महाराजा थे उनसे मिले और उनसे मिलने के बाद उनको इन्होंने बड़ा प्रभावित किया। तो बड़ौदा के महाराजा ने इन्हें अपना प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर नौकरी में रख लिया। लेकिन कुछ दिनों बाद इन्होंने वो नौकरी छोड़ दी और उसके बाद ये राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए। लेकिन चूंकि इनके पास यूरोपीय ज्ञान भी था तो यूरोपीय और भारतीय संस्कृति के आधार पर उन्होंने उपदेश देने शुरू किए और एक योगी और दार्शनिक के तौर पर भी इनकी भूमिका आपको दिखाई पड़ती है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1909 में मैडम भीकाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती हैं? तो दोस्तों पैट्रियोट नाम का समाचार पत्र जो है वो पेरिस कहाँ है? फ्रांस। तो फैशन की नगरी कहलाता है ये पेरिस। यहाँ से भीकाजी रुस्तम कामा, रुस्तम इनके हस्बैंड का नाम था, तो भीकाजी रुस्तम कामा ने पेरिस में पैट्रियोट नाम का ये समाचार पत्र का संपादन किया। याद रखिएगा कि जो कामा रही, मैडम कामा जो रही दोस्तों, इनका जन्म होता है 1861 में बॉम्बे में जन्म होता है। कौन से परिवार में? पारसी परिवार में होता है। इसके अलावा ये 22 अगस्त को 1907 में, ये डेट याद रख लीजिएगा, 22 अगस्त 1907 में जर्मनी में एक इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हो रही थी। उस इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में 22 अगस्त 1907 को तिरंगा फहराया था। हालांकि तिरंगा आज के तिरंगे से अलग था, लेकिन भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा फहराया जो है वो 22 अगस्त 1907 में पहली बार अगर किसी ने विदेशी धरती में फहराया है तो वो थी मैडम भीकाजी रुस्तम कामा, जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को, भारत के तिरंगे को विदेशी धरती पर पहली बार फहराया था। और इन्होंने भारत में क्रांतिकारी विचारों का प्रचार प्रसार किया, इसलिए इन्हें भारतीय क्रांति की जननी के तौर पर भी आप जानते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? देखिए, द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत हम लोग वैसे तो 1868 में सर सैयद अहमद खां के समय से देखते हैं, लेकिन उस समय ये ऑफिशियली आपको बड़े स्तर पर नहीं दिखता है, तो ये समय नहीं आया।
बाद में भारत का सांप्रदायिक विभाजन, ये 1947 की बात है, इस समय भी हमको नहीं मिला। पाकिस्तान की मांग भी बाद में देखने को मिलती है। मतलब उपयुक्त सभी, याद रखिए ये कोई भी बात मुस्लिम लीग के प्रारंभिक उद्देश्यों में शामिल नहीं थी, लेकिन यहां मुस्लिम लीग की बात करते हैं। याद रखिए बंगाल विभाजन की घोषणा हुई, जब बंगाल विभाजन की घोषणा हुई 1905 में, ठीक है, ये घोषणा के बाद अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो और शासन करो की नीति को और आगे बढ़ाने की बात की। अब यहां पर कहीं ना कहीं एक जो व्यवस्था थी मुस्लिमों की, वो ब्रिटिशर्स के साथ था। अब यहां देखिए कि 1906 में आगा खां जो थे, इनके नेतृत्व में, आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम शिष्टमंडल, याद रखिएगा, ये लिख रहा हूं मैं, इसको नोट कर लीजिएगा। मुस्लिम शिष्टमंडल कहां? शिमला में। जगह का नाम याद रखिए कि शिमला में किससे मिलता है? मिंटो से मिलता है। किससे मिलता है शिमला में? लॉर्ड मिंटो से मिला। अब सोचिए कि यह लॉर्ड मिंटो से कौन मिल रहा है? एक शिष्टमंडल, ठीक है, कहां मिल रहा है? शिमला में। कब मिल रहा है? 1906 में। अब ये शिष्टमंडल जब मिलता है 1906 में, ठीक है, अब यहां जब ये मिला तो इसने अंग्रेजों से बातचीत की और इन्होंने कहा कि हमें आप पृथक जो व्यवस्था है वो देखें और हमारे लिए कहीं ना कहीं बात करें। अब इस प्रकार का सिस्टम इन्होंने यहां पर बात कर ली। किससे कर ली? मिंटो से बात कर ली। मिंटो ने इनकी व्यवस्था को देखा और बाद में कहीं ना कहीं उसने कहा कि भाई हम तुम्हारे लिए बिल्कुल तैयार हैं, हम तुम्हारे लिए व्यवस्थाएं करेंगे। इसका परिणाम हुआ कि 30 दिसंबर 1906 को कहाँ? ढाका, आज के बांग्लादेश में, ढाका में एक बैठक होती है। क्या होती है? बैठक होती है। ये जो बैठक हुई दोस्तों, उस बैठक को याद रखें। कहाँ होती बैठक? ढाका में होती बैठक। इस बैठक में ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इस बैठक में ही क्या हुई? लीग की स्थापना हुई। अब ये लीग की स्थापना जो हुई थी दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट याद रखिएगा आगा खां का एक इंपॉर्टेंट भूमिका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसके जो संस्थापक, याद रखिएगा, संस्थापक अध्यक्ष थे। संस्थापक अध्यक्ष बनते हैं यहाँ कौन? सलीमुल्लाह खां। सलीमुल्लाह खां जो थे वो मुस्लिम लीग के संस्थापक अध्यक्ष थे। मतलब जब इसकी स्थापना की गई 30 दिसंबर 1906 को ढाका में, तो संस्थापक अध्यक्ष को थे सलीमुल्लाह खां थे। इसके अलावा हम दोस्तों याद रखिएगा वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन जो थे इसके प्रथम अध्यक्ष बने। अब यहां पर दो क्वेश्चन है। संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? सलीमुल्लाह खां थे। इसके बाद जो प्रथम अध्यक्ष बनते वो कौन बनते? मुश्ताक हुसैन। नाम याद कर लीजिएगा। इसका उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा को बढ़ाना। कहीं ना कहीं इसको मिंटो जो है, लॉर्ड मिंटो, उसका यहाँ पर समर्थन है ना। अब लॉर्ड मिंटो का अगर इसको समर्थन है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये था कि उन्होंने भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ाना था। कह दिया कि कांग्रेस तो हिंदुओं का संगठन है, आपकी वहां पर व्यवस्था नहीं पनप पाएगी, तो हम मुसलमानों के नेतृत्व के लिए एक अलग मंच आपको तैयार करके देते हैं जहां से आप आपकी डिमांड रख सकते हैं, वो होगा मुस्लिम लीग। और कहीं ना कहीं वो 30 दिसंबर 1906 को ढाका में बैठक के दौरान बनता भी है। और कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य था कि मुसलमान जो हैं वो अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान रहेंगे, ये याद रखिएगा। इस प्रकार के नीति के साथ इसको तैयार किया गया। और 1908 में इसका अमृतसर में सेशन भी होता है और उसके बाद पुनः जो है शिष्टमंडल मिंटो से मिलता है और उस शिष्टमंडल ने कहा कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि भारत में 1909 का पार्लियामेंटो सुधार भी आता है और यहाँ से भारत में सांप्रदायिकता की आपको व्यवस्था देखने को मिलती है। 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? याद रखिएगा, यहाँ पर एनी बेसेंट को याद रखना है। होम रूल आंदोलन जो है 1916 से होता है। व्यवस्थित तौर पर देखें तो ये आयरलैंड का तर्ज पर ये शुरू किया गया था। और एनी बेसेंट भी आयरिश महिला थी, भारत में आई थी लगभग 1891 में। और उसके बाद इन्होंने भारतीयों के प्रति अपनी भावनाएं और चीज़ें दिखाना शुरू किया। इन्हें भारतीय धर्म से, भारत की संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्रेम था और कहीं ना कहीं भारत में राष्ट्रवाद में इन्होंने योगदान भी दिया, आंदोलन में भी इन्होंने योगदान दिया। तो 1916 में एनी बेसेंट ने क्या किया? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर, इधर तिलक क्या है 1908 से लेके 1914 तक जेल में थे, तिलक भी फ्री होके आए, इधर एनी बेसेंट थी, दोनों मिले, दोनों ने होम रूल जो है
इसकी व्यवस्था में गए। और यहाँ पर होम रूल की आपको अलग अलग शाखा मिलेंगी, एक उत्तर में और एक दक्षिण में। दक्षिण में हम देखें दोस्तों तो मद्रास और इधर का पूरा एरिया है जो एनी बेसेंट के साथ चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखें उत्तर में, यहाँ पर तिलक की व्यवस्था देखने को मिल रही है। तो तिलक कहाँ है? उत्तर में। उत्तर मतलब महाराष्ट्र का जो जोन है यहाँ पर। और एनी बेसेंट कहाँ है दोस्तों? मद्रास के इलाके में है। अब याद रखिएगा कि जो तिलक है, तिलक ने अपना जो सचिव बनाया है वो बनाया है केलकर को। केलकर जी किसके सचिव थे? तिलक के होम रूल के सचिव थे। जबकि यहां पर याद रखिएगा जॉर्ज अरुंडले, इनका नाम एग्जाम में आता है। जॉर्ज अरुंडले जो थे वो एनी बेसेंट की होम रूल के सचिव थे। और इस प्रकार से दोनों तरफ होम रूल शुरू होता है। खुद के शासन की स्थापना पर यहाँ पर बल दिया जाता है, प्रचार प्रसार किया जाता है, ये याद रखिएगा। तो 1916 में मद्रास का होम रूल जो था वो एनी बेसेंट के नेतृत्व में, और महाराष्ट्र में जो होम रूल चला वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। गांधी जी जो है दोस्तों उन्होंने भी इसमें अपना इंपॉर्टेंट योगदान दिया था। ये भी याद रखिएगा कि सर्वेंट, जो याद रखिएगा कि भारत में जो गोपाल कृष्ण गोखले ने सोसाइटी बनाई थी, जिसको बोलते हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो गोखले की सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो थी उसको होम रूल की सदस्यता से प्रतिबंधित कर दिया गया था। मतलब गोखले की सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के लोग होम रूल की सदस्यता नहीं ले सकते थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, हम लोगों ने होम रूल की बात की। शेरे पंजाब किसका उपनाम था दोस्तों? शेरे पंजाब लाला लाजपत राय का उपनाम था। याद रखिएगा 1865 में लाला जी का जन्म होता है और मृत्यु होती है 1928 में। मृत्यु कैसे होती है दोस्तों? साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन जब 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा बॉम्बे, उसके बाद ये महाराष्ट्र से सीधे जाता है अमृतसर पंजाब। यहाँ पर लाला लाजपत राय जी और भगत सिंह जी इसका विरोध करते, साइमन गो बैक के नारे लगते हैं। तभी जो हेडक्वार्टर होता है पुलिस का, वहां से सैंडर्स निकलता है। सैंडर का आदेश आता है, उस आदेश पर कहीं ना कहीं गोलियां चलाई जाती हैं। अब जो सैंडर्स के आदेश पर लाठी चलाई जाती है, उस लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो जाते हैं। और जब लाला लाजपत राय घायल होते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है। तब लाला लाजपत राय का एक डायलॉग आता है, वो ये कि मेरे सर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में एक एक कील साबित होगी। और वहीं पर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या है दोस्तों? 1912 का ऐतिहासिक महत्व है राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। एक्चुअल में क्या हुआ कि हमें दिल्ली दरबार का आयोजन देखने को मिला। दिल्ली दरबार आपको देखने को मिलते हैं 3। कितने दिल्ली दरबार देखने को मिले? 3 दिल्ली दरबार देखने को मिले। एक दिल्ली दरबार 1 जनवरी 1877 को हुआ लॉर्ड लिटन के समय पर। इस समय महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया, उन्हें केसर हिंद की उपाधि दी गई, इसलिए बुलाया गया था। ये वो समय था जब भारत में बहुत ज्यादा अकाल पड़े थे, 50 लाख से ज्यादा लोग अकाल में मर गए थे। उसके बावजूद ये दिल्ली दरबार बुलाया गया और करोड़ों रुपए की अंग्रेजों ने बर्बादी की। इसके बाद हम देखें 1903 में ये दूसरा दिल्ली दरबार था। ये प्रथम और दूसरा दिल्ली दरबार कब आया? 1903 में। 1903 में कब? जब लॉर्ड कर्जन वायसराय था। लॉर्ड कर्जन वायसराय था और एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी होनी थी ब्रिटेन में। ताजपोशी वहां हो रही है और दिल्ली दरबार यहां आयोजित किया जा रहा है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला कार्यक्रम था। कर्जन के समय भी अकाल पड़े और लाखों रुपए जो था वो बर्बाद यहाँ किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर अगला जो देखने को मिलता है 1911 में, जब लॉर्ड हार्डिंग जो होता है वो वायसराय के पद पर होता है। जब लॉर्ड हार्डिंग वायसराय के पद पर था ना, उनके समय तीसरा दिल्ली दरबार होता है, तीसरा। और ये तीसरा दिल्ली दरबार जब हुआ तो यहाँ याद रखिएगा जॉर्ज पंचम और उनकी जो पत्नी थी मेरी, वो उनका भारत आगमन हुआ था। मतलब 3 दिल्ली दरबारों में से सिर्फ एक दिल्ली दरबार में कोई ब्रिटिश सम्राट या फिर उनकी पत्नी भारत आए थे। पहले में नहीं आए, दूसरे में भी नहीं आए, तीसरे में इनका भारत आगमन हुआ था, जिसके चलते कहीं ना कहीं आपको दिल्ली दरबार देखने को मिला। और यहाँ पर जॉर्ज पंचम और इनके माध्यम से घोषणा की गई कि भारत में राजधानी बदलेगी, राजधानी अब कलकत्ता से क्या होगी? दिल्ली। इसकी घोषणा कब हुई थी? तीसरे दिल्ली दरबार के दौरान 1911 में। और बदलाव कब हुआ था? 1912 में, ये याद रखेंगे। तो दिल्ली स्थानांतरण की गई थी राजधानी 1912 में और इसकी घोषणा की गई थी दिल्ली दरबार के दौरान, ठीक है, ये याद रखिएगा। और क्यों लेकर गए थे?
इसलिए लेकर गए थे क्योंकि दिल्ली का महत्व बढ़ रहा था, वो केंद्र में था। दूसरी बात ये थी कि बंगाल में गतिविधियां जो राष्ट्रवादी थी वो ज्यादा हो रही थी, तो उससे दूर राजधानी ले जाना चाहते थे ये। अगला प्रश्न है, अनुशीलन समिति का संबंध किससे है दोस्तों? तो अनुशीलन समिति का संबंध है सावरकर से। याद रखिएगा, अनुशीलन समिति जो है उसकी स्थापना बंगाल में की गई थी। और याद रखिएगा, अनुशीलन का शब्द क्या होता है? अनुशीलन का मतलब होता है चिंतन या मनन। चिंतन या मनन अनुशीलन का संबंध होता है। लेकिन ये जो संस्था थी ये क्रांतिकारी संस्था थी जो बंगाल में चल रही थी, और गुप्त रूप से चलने वाली क्रांतिकारी संस्था के तौर पर आप इसे देखते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? तो कहीं ना कहीं औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकना और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को गति देना इसका उद्देश्य था। एक क्रांतिकारी संस्था के तौर पर दिखती है जो 24 मार्च को 1902 में 24 मार्च को 1902 में इसकी स्थापना होती है। इसकी स्थापना कब होती है? 24 मार्च 1902 में। और अगर हम यह देखें तो सतीश चंद्र बसु, याद रखिएगा, सतीश चंद्र बसु जो थे वो इसके संस्थापक थे, और इसको अलग अलग 3 श्रेणियों में बंगाल में चलाया गया था। इसमें एक सतीश चंद्र बसु दिखाई पड़ते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य या गतिविधि क्या थी? ये नव युवकों को एकत्र करते थे, उनको मानसिक और शारीरिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया जाता था, और उन्हें एक प्रकार से राष्ट्रवाद के प्रति जागरूक किया जाता था। इसके साथ साथ जो देशद्रोही लोग थे उन पर ये आक्रमण भी करते थे, बम फेंक देना, कहीं ना कहीं लोगों को गोली से उड़ा देना, इस प्रकार के काम जो है वो अनुशीलन समिति जो है वो कर रही थी क्रांतिकारी संस्था के तौर पर। लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओ डायर को गोली मारा गया। किसने मारा था? उधम सिंह। उधम सिंह दोस्तों 1940 में लंदन में जनरल डायर को गोली मार देता है। क्यों? क्योंकि जनरल डायर जो है उसने जलियांवाला बाग कांड करवाया था, जिसके प्रति वो जिम्मेदार था। उधम सिंह जो थे वो प्रारंभ से ही इसके पीछे लगे हुए थे। अगर हम देखें उधम सिंह जी के बारे में दोस्तों, तो ये जन्म के बाद हम देखते हैं कि शुरुआती समय में ही हमें दिखाई पड़ता है कि पिता माता सब चले गए, अनाथ हो गए, अनाथ आश्रम में जीवन बिताया। अनाथ आश्रम जब निकले तो जैसे तैसे करके योजना बना रहे थे, पश्चाताप की आग में जल रहे थे, जनरल डायर को मारना चाहते थे, और इसी चक्कर में ब्रिटेन पहुंचे। ब्रिटेन में लंदन में ये उधम सिंह को देखते से ही गोली मार देते 1940 के समय पर। महान क्रांतिकारी के तौर पर आप उधम सिंह जी को देखते हो। अगर यहाँ पर देखें जनरल ओ डायर, ये क्यों फेमस था दोस्तों? ये फेमस थोड़ी, ये कुख्यात रहा किस चीज के लिए? ये रहा जलियांवाला बाग के लिए। जलियांवाला बाग जो कांड है दोस्तों, ये कब हुआ था? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। अब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड की जो घटना है वो देखने को मिलती है। अमृतसर में जल्ली नामक एक व्यक्ति का बाग था, वही बाग जलियांवाला बाग के नाम से फेमस हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। और यहीं पर 13 अप्रैल 1919 को जब वैसाखी के दिन लोग शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे, उस सभा पर जनरल डायर ने गोलियां चलाने का आदेश दिया, और उस आदेश में जब सिपाहियों ने अंधाधुंध गोलियां चला दी तो उसमें 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए। सरकारी रिपोर्ट में कहा कि 379 के आसपास लोग मरे हैं, लेकिन 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। 1650 के आसपास राउंड गोलियां फायर की गई थी। कहीं ना कहीं इतना भीषण जो नरसंहार है वो हमें यहाँ देखने को मिला, सिर्फ किसके आदेश पर? जनरल ओ डायर के आदेश पर। हुआ क्या था कि यहाँ 19 मार्च 1919 को आपको सिडनी रॉलेट के द्वारा एक अधिनियम दिखाई पड़ता है, रॉलेट एक्ट, जिसमें संदेह के आधार पर गिरफ्तार करने की व्यवस्था थी। न अपील, न दलील, न वकील का अधिकार उसमें बात की गई थी। एक प्रकार से काला कानून गांधी जी ने उसे संज्ञा दी। इसके विरोध में आंदोलन चल रहे थे, गांधी जी भी विरोध कर रहे थे। वैसे ही दोस्तों अगर हम पंजाब में देखें, अमृतसर में इसका विरोध कर रहे थे सतपाल और किचलू। डॉक्टर सतपाल और किचलू इसका विरोध कर रहे थे, जिसके चलते ब्रिटिश सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। और इस समय लगी थी धारा 144, कर्फ्यू लगा था, मार्शल लॉ। इस समय सतपाल किचलू गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में ही जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए थे, और कहीं ना कहीं इन पर माइकल और डायर ने गोली चलवा दी थी। इस प्रकार से नरसंहार हुआ, जिसकी पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं रॉलेट एक्ट से बनती है। अब यहाँ एक और चीज ध्यान रखिएगा कि जब ये कांड हो गया तो सरकार ने क्या किया? हंटर आयोग जो है, हंटर कमीशन बनाया। ये हंटर कमीशन बनाया, उसको जलियांवाला बाग की जांच करने को कहा गया। लेकिन इस हंटर कमीशन ने कहा कि जनरल डायर निर्दोष है, और उसे 20,000 पाउंड का राशि इनाम में दी गई, ब्रिटिश सरकार का शेर उपाधि दी गई, और सॉर्ड ऑफ ऑनर, सोने की तलवार भी गिफ्ट में दी गई थी जनरल डायर को, याद रखिएगा। ये हंटर कमीशन की बात थी। मदन मोहन मालवीय समिति भारत में बनी थी, जिसके सदस्य गांधी जी भी थे। उन्होंने जनरल डायर को
कहीं ना कहीं दोषी करार दिया, लेकिन उससे कुछ नहीं बदल दिया गया। यहाँ याद रखिएगा कि यहाँ पर जो हम बात करते हैं उधम सिंह जी की, उधम सिंह जी की नाम आपको राम मोहम्मद सिंह आजाद दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये नाम बदल कर रह रहे थे, इनका बदला हुआ नाम क्या था? राम मोहम्मद सिंह आजाद। क्यों? क्योंकि एक लेख में इन्हें कहा गया था कि ये जो है, एक लेख में इन्हें कहा गया था कि ये जो है ये सर्वधर्म समभाव की भावना पर आधारित है, और अगर ये सर्वधर्म समभाव की भावना पर आधारित है तो उस कहीं ना कहीं उस चीज को इन्होंने इज्जत भी दिया, और उसके तहत इन्होंने इस प्रकार का नाम रख लिया जो सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व करने की तरफ ध्यान देता है। बराबर, तो इस प्रकार इन्होंने नाम बदलकर अपना कहीं ना कहीं काम यहाँ पर किया, और 1940 में जैसे ही मौका मिला उधम सिंह जी ने डायर को उड़ा दिया था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जनरल डायर को उधम सिंह जी ने मार दिया था, और इस प्रकार से आपको व्यवस्था देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर हमारे देश में जो लोग थे, जिसमें हम बात करें रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें, तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। तो किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। गांधी ने अपनी कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी, केसर-ए-हिंद गांधी जी ने त्याग दिया था। इसके अलावा शंकर नारायण जो थे उन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। किसके विरोध में? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, जो 13 अप्रैल 1919 को होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन होता है 1907 में। देखिए विभाजन किस प्रकार से दिखाई पड़ता है कि 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अब ये जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1906 का, ये कलकत्ता का अधिवेशन था। कहाँ का अधिवेशन था ये कलकत्ता का अधिवेशन था 1906 का। ये कलकत्ता के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी जो थे वो अध्यक्ष के पद पर थे, उदारवादी नेता थे, लेकिन इसमें कई सारे प्रस्ताव जो थे पास हुए थे, जो प्रस्ताव कहीं ना कहीं उग्रवादियों से भी संबंधित थे। ये जो प्रस्ताव पास हुए, उदारवादी लोग नहीं चाहते थे कि किसी भी प्रकार में वो प्रस्ताव आगे रहें, और उनका प्लान ये था कि उनको रद्द कर दिया जाए। अब दिक्कत ये थी कि 1907 का जो अधिवेशन होना था कांग्रेस का, वो होना था नागपुर में। अब नागपुर कहाँ का हो जाता है दोस्तों? महाराष्ट्र का इलाका हो जाता है। महाराष्ट्र के इलाका हो जाता है, और लोग क्या चाह रहे थे कि बाल गंगाधर तिलक जो है वो अध्यक्ष बन जाए। लोग क्या चाह रहे हैं? तिलक जो है वो अध्यक्ष बन जाए। अब तिलक अगर अध्यक्ष बन गए तो नागपुर महाराष्ट्र में अधिवेशन होगा, तो वहां पर ये अपने सारे उग्रवादी जो प्रस्ताव वो पास करवा लेंगे, और उग्रवादी ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, इसलिए वो किसी भी कीमत में तिलक को अध्यक्ष नहीं बनने देना चाहते थे। तो उदारवादियों ने इसका घोर विरोध किया। यहाँ पर झगड़ा भी हुआ। कहीं ना कहीं उग्रवादी बोलते हैं तिलक अध्यक्ष बनेंगे, नागपुर में अधिवेशन होगा, और उदारवादी कहते हैं कि नहीं, तिलक अध्यक्ष नहीं बनेंगे और अधिवेशन भी नागपुर में नहीं होगा। इस पे विवाद छिड़ गया। अंततः जो अधिवेशन हुआ दोस्तों वो सूरत में हुआ। अधिवेशन कहाँ रखा? सूरत में रखा, और सूरत के अधिवेशन में कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं रास बिहारी बोस जो थे, इसका अध्यक्ष, रास बिहारी घोष भी बोलते हैं इनको, इसका अध्यक्ष बनाया गया, और उनकी अध्यक्षता में 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के इस पटल पर विवाद हो गया। विवाद के कई कारण रहे। एक कारण हम बोल सकते हैं कि अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हुआ। वो चाहते थे तिलक को अध्यक्ष बना जाए, वो नहीं हो पाया, इस वजह से विवाद हो गया। और इस विवाद को कहीं ना कहीं बंगाल विभाजन से भी जोड़ दिया गया। जो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया उसमें उग्रवादी चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार बैकफुट पे है, हम इस पूरे मूवमेंट को बहुत बड़े स्तर पर देश के दूसरे क्षेत्रों में भी फैलाएं, और व्यापक तरीके से, उग्र तरीके से इसको फैलाएं, प्रभावी तरीके से फैलाएं। और उदारवादी ये नहीं चाहते थे। इन मुद्दों पर झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद उग्रवादी जो लोग थे, तिलक आदि को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया। प्रारंभिक तौर पर देखें तो कहीं ना कहीं उस समय कांग्रेस पर उदारवादियों का ही दबदबा रहा, परंतु उसके बाद जो चलती है बात वो उग्रवादियों की चलती है। ठीक है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? याद रखिएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। स्वदेशी आंदोलन जो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से शुरू किया गया, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस लीग समझौता, लखनऊ समझौता जिसको कहते हैं, जो 1916 में हुआ था, का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? इसका दूरगामी परिणाम था दोस्तों भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। अब आप सोच रहे होंगे कि लखनऊ समझौते में तो गरम दल नरम दल दोनों एक पटल पर आ गए, साथ में मुस्लिम लीग भी आ गई, इनके बीच में समझौता भी हो गया। उस समझौते का परिणाम भारत का विभाजन या पाकिस्तान का निर्माण कैसे हुआ? तो इसको जरा समझिए। 1916 में एक तरफ कौन है? तिलक,
एक तरफ कौन है, एनी बेसेंट। इनके सहयोग से, इनके कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि हस्तक्षेप के बाद, मनाने के बाद, व्यवस्था स्थापित करने के बाद, समन्वय बनाने के बाद गरम दल प्लस नरम दल ये पुनः एक हो जाते हैं, मतलब कांग्रेस का एकीकरण हो जाता है। और इसके पीछे क्लियर बताया गया। देखिए कांग्रेस 1907 में फूट होती है और ये लगभग जो पुराने 8-9 साल रहे, इसमें नुकसान सिर्फ भारतीयों का हुआ है, राष्ट्रवादियों का हुआ है, और इससे ब्रिटिश सरकार को फायदा हुआ क्योंकि जो एक शक्ति थी कांग्रेस की वो 2 भागों में बढ़ गई थी। इस वजह से कहीं ना कहीं फायदा ब्रिटिश सरकार को हुआ है, भारतीयों को नुकसान हुआ है, और हम आंदोलन में पीछे हुए हैं, ना कि हम लोग आगे हुए हैं। ये कहीं ना कहीं समझाने में तिलक और एनी बेसेंट कामयाब होते हैं और गरम दल नरम दल पुनः एक पटल पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना का भी योगदान होता है, वो मुस्लिम लीग को भी लेकर आ जाते हैं। तो ये पहली बार था कि कांग्रेस के दोनों भाग और मुस्लिम लीग एक साथ एक स्टेज पर आते हैं। अब यहाँ पर इनके बीच में समझौता होता है। उस समझौते को हम जानते हैं लखनऊ अधिवेशन के नाम से, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे 1916 में लखनऊ अधिवेशन की? तो याद रखिएगा अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार जो हैं वो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम ये समझते हैं कि लखनऊ समझौता जो है वो कैसे हुआ, वो तो समझ में आ गया। इसके जो प्रारूपकर्ता थे, डिजाइन डालने वाले थे, वो कौन थे? तिलक और बेसेंट थे। यहां पर समझिए कि ये कैसे भारत विभाजन तथा पाकिस्तान के निर्माण का कारण बना। तो देखिए 1909 में मार्लियामेंटो सुधार आया था। अब ये मार्लियामेंटो सुधार जो आया था, इसमें पृथक निर्वाचन मंडल की बात की गई थी, और पृथक निर्वाचन मंडल का यहाँ पर जब प्रावधान किया गया था तो एक चीज क्लियर थी कि यहाँ से भारत में सांप्रदायिकता का जन्म होगा, सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलेगा, हिंदू और मुसलमानों के बीच में विवाद हो जाएंगे। जब ये व्यवस्था यहाँ पर देखने को हमें मिल रही थी, इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर हमें जब देखने को मिल रही थी, तो इसको कांग्रेस ने, याद रखिएगा, इसको कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया था। इसको कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया था। लेकिन 1916 में जब लखनऊ समझौता होता है तो यहाँ पर जिन्ना जो होते हैं वो भी मौजूद होते हैं, लीग भी मौजूद होती है, और इस पृथक निर्वाचन मंडल की जो मांग थी, जो प्रस्ताव था, उसको कांग्रेस स्वीकार कर लेती है। ये बहुत बड़ी बात थी। तो पृथक निर्वाचन की मांग को जब स्वीकार किया गया, इसके अलावा लीग का अस्तित्व बना रहेगा, इस बात को स्वीकार किया। इसके अलावा लीग का अस्तित्व बना रहेगा, वो अपनी मांगों को, अपने मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व अलग रह के करेगी, अपनी मांगों को अलग रह के रख सकती है। ये सारी बातें चलती रही। इसका मतलब कि आपने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि अब हम 2 संस्थाओं के साथ 2 अलग अलग व्यवस्था में चलेंगे, 2 विचारधाराओं के साथ चलेंगे, और वो व्यवस्था आगे चलती रही, जो बाद में जाकर जिन्ना की हठधर्मिता के कारण बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई, और अंत में परिणाम होता है भारत के विभाजन का और पाकिस्तान के निर्माण का। तो जो पृथक निर्वाचन की बात 1909 के मार्लियामेंटो सुधार में की गई थी, उसको कांग्रेस के द्वारा 1916 के लखनऊ अधिवेशन में सहमति दी गई, जो बहुत बड़ा कारण बना भारत की विभाजिता का, क्योंकि उसके बाद हित अलग अलग होते चले गए थे। ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इस समझौते का मदन मोहन मालवीय ने विरोध किया था, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था? याद रखिएगा कि राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव, मतलब 1907 में जो सूरत की फूट हुई उसके पीछे प्रमुख कारण क्या था? तो याद रखिए कि राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव, क्योंकि उग्रवादी चाहते थे तिलक अध्यक्ष बने, जबकि उदारवादी इसका विरोध कर रहे थे, और हो गई सूरत की फूट, जिसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा। अनुशीलन समिति क्या थी दोस्तों? एक क्रांतिकारी संगठन था, जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ये कहा था लाला लाजपत राय जी ने। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरविंद घोष ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बिहार बंगाल से अलग हुआ, याद रखिएगा दोस्तों, 1 अप्रैल 1912 को बंगाल जो है वो बिहार जो है बंगाल से अलग होता है। इसके बाद उड़ीसा भी इसके साथ साथ अलग कर देते हैं, मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी, जहां बंगाल बिहार उड़ीसा एक साथ होता था प्रेसिडेंसी में, उस बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को, उड़ीसा को 1 अप्रैल 1912 को अलग कर दिया गया। और याद रखिए कि बिहार एक स्वतंत्र राज्य के तौर पर आपको आजादी के बाद दिखाई पड़ा, उड़ीसा एक अलग राज्य के तौर पर आपको भाषा के आधार पर दिखाई पड़ा। यहां 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड जो है वो बनता दिखाई पड़ता है। 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग करके झारखंड बनाया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 24 कहता है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो याद रखिएगा, ऐसा कहने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने कहा था कि देखिए, आप जो हैं वो प्रार्थनाओं के माध्यम से ही काम कर सकते हैं, इसके अलावा आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिससे कुछ होना जाना नहीं है। पिछले 20 साल का जो आपका बोल सकते हैं नेतृत्व रहा कांग्रेस का 1885 से 1905 का, उसमें आपने कुछ प्राप्त नहीं किया। इसका मतलब कि आप अनुनय विनय और विरोध की राजनीति जो है वो कर रहे हैं, इससे कुछ होना जाना नहीं है। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शीर्ष गीत किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बन गया वंदे मातरम? दोस्तों, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, जो बंगाली उपन्यासकार थे। पहली बार इसे 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ये सब चीजें इसमें थी, परंतु जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तो लोगों ने वंदे मातरम को कहीं ना कहीं एक शीर्ष गीत के तौर पर अपना लिया था। हर एक व्यक्ति वंदे मातरम के नारे लगा रहा था। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक के तौर पर आप कहते हैं। भारत में उग्रवाद के जनक के तौर पर बाल गंगाधर तिलक का नाम है, और वेलेंटाइन शिरोल ने अपने पुस्तक में ये कहा था इनको। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी। याद रखिए, अभिनव भारत जो है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि वीडी सावरकर, याद रखिए वीडी सावरकर, उनके भाई गणेश, और इसके अलावा हम बोल सकते हैं नारायण दामोदर। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि विनायक दामोदर, गणेश दामोदर और नारायण दामोदर, तीनों का नाम याद रखिएगा। ये दामोदर भाई थे। एक का नाम था दोस्तों विनायक दामोदर, ठीक है, दूसरे भाई का नाम था गणेश दामोदर, और तीसरे का नाम था नारायण दामोदर। ये तीनों भाई मिलकर संस्था बनाते हैं। कब बनाते हैं? 1904 में। इसको नाम देते हैं अभिनव भारत या यंग इंडिया सोसाइटी। यंग इंडिया सोसाइटी या अभिनव भारत, इसको नाम दिया गया। एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन के तौर पर ये चल रहा था, ये आप लोगों को ध्यान रखना। अब ये याद रखिए कि इन्होंने 1899 में नासिक में एक क्रांतिकारी संगठन बनाया था, जिसका नाम था मित्र मेला। ये मित्र मेला 1899 से चला रहे थे। 1904 में इसका नाम बदलकर महाराष्ट्र में ही क्या कर दिया गया, इसको बोल दिया गया अभिनव भारत। ठीक है, तो अभिनव भारत का नाम याद रखिएगा कि ये वीडी सावरकर के द्वारा 1904 में स्थापित किया गया। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? दोस्तों, सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। सरोजनी नायडू दोस्तों नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, या इनको बोल सकते हैं भारतीय कोकिला। भारतीय कोकिला किसको कहा गया है? वो कहा गया सरोजनी नायडू को। क्यों? क्योंकि ये कविताएं लिखती थी, अलग प्रकार से भावनाओं से भरपूर लेख के लिए जानी जाती थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनती 1925 के कानपुर अधिवेशन में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल के तौर पर भी आपको ये देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका दोस्तों कामागाटा मारू। दोस्तों, कामागाटा मारू क्या है? तो याद रखिए, कामागाटा मारू प्रकरण इतिहास में प्रसिद्ध रहा है, और ये याद रखिएगा कि कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था कामागाटा मारू। एक्चुअल में ये एक जापानी जहाज था, और इसका संबंध जो है वो 1914 के कामागाटा मारू प्रकरण से है। एक्चुअल में हुआ ये था कि कनाडा में एक नियम लागू किया गया था कि भारत से अगर कोई सीधे कनाडा जाता है तो वही वहां जा पाएगा, और अगर वो कहीं दूसरी जगह से घूमकर कनाडा जा रहा है तो उसको प्रतिबंध कर दिया जाएगा। ऐसे में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गुरुदत्त सिंह। गुरुदत्त सिंह जो थे दोस्तों, ये एक आंदोलनकारी थे। इन्होंने इस जापानी जहाज को किराए पे लिया और इसमें लगभग 376 यात्रियों को बिठाया, और इनको बिठाने के बाद ये जहाज यात्रा निकल चुका था वैंकूवर कनाडा की तरफ। इस बात की सूचना पहले ही ब्रिटिश सरकार को कनाडा में लग जाती है, और वो इसको कनाडा में प्रवेश नहीं करने देते हैं, और सभी को जहाज के साथ भारत की तरफ भेज देते हैं। भारत की तरफ भेजते हैं, ये कलकत्ता की तरफ आता है, लेकिन कलकत्ता आने से पहले बजबज नामक स्थान पर इसको रोक लिया जाता है। सिपाहियों, पुलिस और इनके बीच में भिड़ंत हो जाती है, और उस भिड़ंत के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर हम देखते हैं कि 18 यात्री जो थे वो मारे जाते हैं, कुछ को पुलिस पकड़ लेती है, कुछ भाग जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रकरण जो रहा दोस्तों, ये कामागाटा मारू जहाज के कारण कामागाटा मारू प्रकरण के तौर पर प्रसिद्ध रहा है 1914 में। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में व्यक्ति दिए हैं, सूची 2 में जनरल दिए हैं। श्याम जी कृष्ण वर्मा
इनका संबंध है इंडियन सोशलिस्ट से, इंडियन सोशोलॉजिस्ट से संबंध किसका है? श्यामजी कृष्ण वर्मा से। भीकाजी कामा का संबंध है दी तलवार से। एनी बेसेंट का संबंध है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया से। अरविंद घोष का संबंध है दोस्तों वंदे मातरम से, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? याद रखिए, तिलक का होम रूल, कामागाटा मारू और महात्मा गांधी का भारत आगमन। तो कामागाटा मारू होता है 1914 में, महात्मा गांधी आते हैं 9 जनवरी 1915 में, और तिलक का होम रूल होता है 1916 में। तो पहले आएगा दूसरा, फिर आएगा तीसरा, फिर आएगा पहला। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। तो इसको मिलाकर सही उत्तर आप लोग लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? यह कथन है दोस्तों अरविंद घोष का, जो प्रारंभ में स्वतंत्रता सेनानी थे, बाद में योगाचार्य और दार्शनिक बन जाते हैं। कथन कहता है एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ काम किया। बिल्कुल सही है। 1916 में मद्रास में होम रूल जो उसकी लीग जो है उसको चलाते हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ काम किया था। कथन 2 है दोस्तों, एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना जरूरी है, इसलिए आम जनता के समर्थन के लिए उनके नेताओं के साथ संपर्क बनाना शुरू किया। कांग्रेस के दोनों धड़ों को एक किया, उनसे बातचीत की, तिलक को अपने साथ लिया, विश्वास में लिया, और इधर मोहम्मद अली जिन्ना से बातचीत करके मुस्लिम लोगों का भी विश्वास प्राप्त करने की कोशिश की। तो इन दोनों की दृष्टि से हम बोल सकते हैं कि दोनों कथन सही हैं और कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण भी सही मिलता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? दोस्तों चंद्रशेखर आजाद जो थे वो सजा से बच गए थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मार ली थी। अब इस पार्क का नाम चंद्रशेखर आजाद पार्क है, याद रखिएगा। जब ये भिड़ंत हुई इनकी अंग्रेजों से, इन्होंने देखा कि इनके पास एक गोली है, तो एक गोली में अंग्रेजों को नहीं मार सकते, इन्होंने वो गोली खुद को मार ली। क्यों? क्योंकि इनका कथन था आज़ाद हूँ, आज़ाद था और आज़ाद ही रहूँगा। तो इस प्रकार से इन्होंने खुद को कहीं ना कहीं वो शहीद कर दिया। इनका संबंध मध्य प्रदेश के झाबुआ क्षेत्र से है, भावरा गांव में इनका जन्म हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल जो थे, इन सबको सजा मिल जाती है। अब इसको काकोरी कांड से को समझे दोस्तों, तो क्रांतिकारी थे। अब क्रांतिकारी जो है दोस्तों, इनका जो काम है दोस्तों वो हिंसा था, और हिंसा के लिए इनको क्या चाहिए? बंदूक चाहिए, गोला बारूद चाहिए। बंदूक गोला बारूद के लिए चाहिए होता पैसा। अब ये सब तो अपना घर छोड़ के आए थे, सब कुछ त्याग दिया था, कुछ भी नहीं था इनके पास, तो पैसा कहाँ से लाएंगे? इन्होंने प्लान किया ट्रेन लूटेंगे। क्या लूटेंगे? ट्रेन लूटने का प्लान किया। जब इन्होंने ट्रेन लूटने का प्लान किया दोस्तों, तो उस ट्रेन लूटने में आपको ये याद रखना है कि 9 अगस्त 1925 को लूटने का इनका पूरा व्यवस्था थी। लखनऊ सहारनपुर के बीच की ट्रेन थी, और उसको कहीं ना कहीं इन्होंने काकोरी नामक स्टेशन पर, कहाँ? काकोरी स्टेशन पर लूटने का प्लान बनाया। और काकोरी स्टेशन पर जब उस ट्रेन को लूटने का प्लान बनाया, तो क्यों बनाया? क्योंकि उसमें सरकारी खजाना जो है वो जाता था। अगर ये सरकारी खजाना लूट लेते हैं तो इनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती, ऐसा इनका मानना था। तो पार्टी थी जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के लगभग 10 सदस्य दोस्तों, 10 सदस्य जो थे वो इस कांड से जुड़ते हैं, जिनमें इंपॉर्टेंट तौर पर हम देखें दोस्तों तो राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने इस पूरे कांड की योजना बनाई थी। अशफाक उल्लाह खां इसमें शामिल थे, राजेंद्र लाहिड़ी शामिल थे, केशव चक्रवर्ती शामिल थे, मनमथ नाथ गुप्त शामिल थे, मुकुंदी लाल थे, बनवारी लाल थे, सब लोग शामिल थे। ठीक है, इन्होंने इसकी योजना बनाई। योजना बनाने वाले राम प्रसाद बिस्मिल थे, और इस योजना के तहत कहीं ना कहीं ट्रेन को लूटना था। यहाँ पर जब ये पूरा कांड इन्होंने कर लिया, तो अशफाक उल्लाह खां हो, राजेंद्र लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गई थी, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद पकड़े नहीं गए थे, और उन्होंने अपने आप को बाद में गोली मार ली थी। ठीक, तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज की इस क्लास में कई इंपॉर्टेंट घटनाओं को पढ़ा जो भारत में उग्र राष्ट्रवादी की व्यवस्थाओं से संबंधित थे। हमने बेसिकली इसमें जो भी घटनाएं हुई हैं इस बीच में, उन सबको हम लोगों ने देखा। आशा है कि आप लोगों को सीधे सीधे क्लियर समझ में आया होगा। अगर इसके बावजूद आपका कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम लिंक पर जाइए, सीधे आप वहाँ पर हमें मैसेज करके चीज़ें बता सकते हैं, तो हम इस पर और डिस्कशन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 36 था, जिसमें हम लोगों ने
इस राष्ट्रवादी व्यवस्था के इन आंदोलनों को देखा। अब अगले लेक्चर में दोस्तों हम कांग्रेस का गांधी के नेतृत्व में हम लोग चीज़ देखेंगे, जिसमें गांधी के प्रमुख आंदोलन हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो अगला लेक्चर आपके लिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी प्रकार से लगातार लेक्चर्स को देखते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ अगले लेक्चर में नए टॉपिक के नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अपना और अपनों का खास ख्याल रखिए, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।